Hi everyone. In this video we are going to analyze Mains 2024 paper and this video is extremely important for anyone who is going to attempt UPSC 2025 because अभी आपके पास 3 महीना है, अक्टूबर का महीना, नवंबर एंड दिसंबर, और इन 3 महीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ UPSC मेंस पे फोकस करना है. If you want to qualify UPSC 2025 then you have to utilize these 3 months to the fullest. आई होप कि आपने 2024 का पेपर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप गेज कर सकते हो कि यूपीएससी किस दिशा में बढ़ रहा है और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है ना. एनालिसिस और लर्निंग से पहले हम 2-3 चीज़ों की बात कर लेते हैं. काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि 2024 का पेपर कैसा है, ईजी, मीडियम या टफ़. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मेंस के पेपर को आप इस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, जो भी मेंस का पेपर होता है, मेंस का कट ऑफ होता है, वो सिर्फ एक पेपर के बेसिस पे नहीं बनता है. जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है कि सिर्फ आप एक पेपर दोगे, उसके बेसिस पे आपको कट ऑफ मिलेगी और वही डिसाइड करता है कि पेपर टफ था कि इजी था. बट मेंस में आपका कट ऑफ जो है वो 7 पेपर से डिसाइड होता है. आपका एसए हो गया, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और आपका 2 ऑप्शनल का पेपर हो गया. तो इन 7 पेपर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका मेंस जो था वो ओवरऑल ईजी था या टफ़ था. सिर्फ आप एक पेपर को इजी या टफ़ देख के ये नहीं बता सकते हो कि ये मेंस जो है वो इजी है या टफ़ है, क्योंकि एक पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मोटा मोटा ऊपर नीचे हर साल होता रहता है. एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपको मेंस के कट ऑफ में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखता है. जैसा आपको वेरिएशन प्री में दिखता है ना, कि किसी साल 98 कट ऑफ चला गया तो किसी साल 90 चला गया, अब देखोगे तो 75-76 के रेंज में आ चुका है. बट इस तरीके के कट ऑफ का वेरिएशन आपको मेंस के पेपर में नहीं दिखेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो, 2019 में मेंस का कट ऑफ कितना था, 751. ठीक है, 2020 में ये थोड़ा ड्रॉप हुआ, 736 हुआ, यहाँ पे 15 मार्क्स का ड्रॉप आया. बट उसके बाद देखो आप 2021 में 745, ऑलमोस्ट 2020 से देखोगे तो 9 मार्क्स का जो है इंक्रीज़ आया. फिर 2022 का कट ऑफ जो था वो 748 था, सिर्फ 3 मार्क्स का इंक्रीज़ आया, मतलब मोटा मोटा सेम ही है ये. एंड लास्ट ईयर का देखोगे 2023 का, तो कट ऑफ जो है वो 741 रहा. यहाँ से 2022 से 7 मार्क्स का डिक्रीज़ आया. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि जो कट ऑफ है वो लास्ट के 5 ईयर का क्या रहा है, 751, 736, 745, 748, 741. 14-15 मार्क्स का यहाँ वेरिएशन रहा है, बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं आया है. और यहाँ पे जो भी वेरिएशन आया है उसका मेन रीज़न ये भी है कि ऑप्शनल की जो मार्किंग है ना, बहुत वेरी करती है. किसी ऑप्शनल में आपको ज़्यादा मिलता है, किसी साल किसी ऑप्शनल की बहुत बुचरिंग हो जाती है, वहाँ मार्क्स बहुत कम मिलता है. डेट इज़ वाई आपको यहाँ पे कट ऑफ में कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है. जहाँ तक रही बात जीएस की, तो जीएस का पेपर जो है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है. कभी जीएस 1 टफ आ जाता है, कभी जीएस 2 टफ आ जाता है. जैसे इस बार का पेपर देखोगे आप, तो इवन दो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके पीवाईक्यू से उठा के आए हैं, सिलेबस के कीवर्ड से उठा के आए हैं, बट फिर भी उनको रियल टाइम आंसर करना, जो आंसर के न्यूआंसेस होते हैं उनको लिखना, और जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट पूछा जाता है, उनको एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में लिखना काफ़ी टफ होता है. जैसे इस बार आप देखोगे तो जो जीएस 4 का पेपर है वो आपका एथिक्स प्लस जीएस का पेपर बन गया था. आप एथिक्स के पेपर में जो थियरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करोगे तो वो 3-4 लाइन के क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट थे, तो उनको टाइम बाउंड मैनर में आंसर करना, इट्स अ वेरी टफ जॉब. ना ये तो रही डिफ़िकल्टी लेवल की बात, बट फिर भी आप अगर स्पेसिफिकली पूछोगे कि पेपर आपको टफ लगा, इजी लगा या फिर मीडियम लगा, देन आई वुड से कि ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इफ़ नॉट टफर देन टफ ही था, इक्वली टफ था लास्ट ईयर के पेपर के कंपैरिजन में. बट यहाँ हमको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि पेपर इजी था, मीडियम था या टफ था, बल्कि हमको ये सोचना है कि हमारे आगे का प्लान कैसा होना चाहिए, क्या हम एनालाइज कर सकते हैं इस पेपर से और क्या हम लर्निंग ले सकते हैं. सो देखो, एनालिसिस का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पूरा PDF प्रिपेयर किया है. यहाँ पे GS1, GS2 एंड GS3 पेपर की मैंने बात की है, और लास्ट ईयर से जो भी रिलेटेड PYQs आए थे, रिलेटेड थीम्स आए थे, उनको मैंने यहाँ पे मैप किया है. मतलब आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल हम GS1 की बात करते हैं. सो मान लो आपका ये क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को आप PYQ में कहाँ पे मैप कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेपर आ रहा है, जैसे आप प्रीलिम्स में मैप करते हो ना कि प्री में कीवर्ड उठाते हो, प्री में थीम्स देखते हो कि इस बार ये थीम पूछा है या फिर इसके पहले ये थीम पूछा है, उसी तरीके से आपको मेंस को भी एनालाइज करना पड़ेगा.
आप अंडर द सन सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, और कुछ थीम्स ऐसे होते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे यूपीएससी का फोकस सबसे ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा भी होता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप कुछ फॉर्दर पॉइंट्स निकाले रहोगे, कुछ स्ट्रक्चर बनाए रहोगे, उन पॉइंट्स को यूज़ करके जो नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा उनको आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो आप, जैसे 2024 का ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। ये 2024 का क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड आपको 2023 में क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। देखो इवन दो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है, बट इन दोनों क्वेश्चन का 50 to 60% जो कंटेंट है ना वो सेम रहेगा। उसी तरह यहाँ पे देखो ये थीम बेस्ड है। यहाँ पूछा है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, और 2021 में देखोगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा है, सीडीएम के बारे में पूछा है, 2016 में रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग गांधीयन फेज पूछा है। सो जब भी आप इस थीम को प्रिपेयर करोगे, जब आप एनसीएम को प्रिपेयर करोगे, जब आप सीडीएम को प्रिपेयर करोगे, तब आप क्विट इंडिया मूवमेंट भी प्रिपेयर करोगे। जब आप ये पढ़ोगे कि रोल ऑफ वीमेन इन गांधीयन फेज है, तो आप ये भी पढ़ोगे कि रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग एनसीएम क्या था, ड्यूरिंग सीडीएम क्या था, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। तो ये सारी चीज़ें ना आप अपने फॉर्डर पॉइंट्स में पढ़ोगे। इसके बाद देखो ये चोला पे पूछा था क्वेश्चन, दो द ग्रेट चोलाज आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन डोमेन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो चोला के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है। 2023 में चोला आर्किटेक्चर पूछा था, इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। 2022 में पूछा मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड। सो ये दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका इसका कंटेंट बना देगा। इसके बाद देखो यहाँ पूछा था वर्ल्ड हिस्ट्री का, हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। 2015 में पूछा था, टू वॉट एक्सटेंट कैन जर्मनी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग 2 वर्ल्ड वॉर्स। सो जब आप वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ोगे, वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ोगे, सो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ोगे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा है। इस क्वेश्चन को आप मॉडर्न हिस्ट्री से भी कंपेयर कर सकते हो, उससे जोड़ सकते हो। यहाँ पूछा है, हाउ फार द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 2015 में पूछा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले इंग्लैंड में क्यों अकर हुआ था, ठीक है, और कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ ये अफेक्ट किया था, कैसे चेंज किया था, इसको आपको देखना था। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया में क्या था एट प्रेजेंट। एंड 2017 का क्वेश्चन है ये, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल द रूरल इकोनॉमी। इस क्वेश्चन में भी आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एंगल ऐड कर सकते थे। उसी तरह यहाँ देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्वेश्चन है, और सेम टू सेम क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो इसका जो कंटेंट है आपको 2013 के क्वेश्चन में मिल जाता, 2014 में भी मिल जाता। ये आपसे पूछा है कि वाई डू लार्ज सिटी टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट दैन स्मॉलर टाउन्स। 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा, डिस्कस द चेंजेस इन ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो विद इन भी पूछा, आउटसाइड इंडिया भी पूछा, और यहाँ भी माइग्रेशन के बारे में ही बात कर रहा है, लार्ज सिटी टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट दैन स्मॉलर सिटीज। सो जब आप इसका आंसर प्रिपेयर करोगे, इसके फॉर्डर पॉइंट्स प्रिपेयर करोगे, इसका भी आपको कंटेंट 50 to 60% कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। ये देखो क्लाउड बस्ट आया था, और डायरेक्ट इसका आपको 2022 में मिल जाता, मैकेनिज्म ऑकरेंस ऑफ क्लाउड बस्ट। उसी तरह ये क्वेश्चन देखो, और यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो ना कि कभी भी ये मत सोच के जाना कि जो PYQ में आप करके जाओगे क्वेश्चंस, आपको वर्बेटिम वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं। और ये यूपीएससी में ये एक्सपेक्ट करना भी एक क्राइम है कि आप ये सोचो डैट आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रिपीट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और मान लो हो गया ना तो बहुत ज़्यादा लकी हो आप। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि आपको वर्बेटिम क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि जो थीम आप पकड़ के जा रहे हो, जो थीम आप पढ़ के जा रहे हो, जिस थीम के आप फॉरवर्ड पॉइंट्स क्रिएट किए हो, जिन थीम्स को आप PYQ से एनालाइज किए हो, उन थीम्स पे क्वेश्चन आए। एंड डेफिनेटली थीम्स रिपीट होते हैं और हर साल रिपीट होगा। जैसे यहाँ देखो ये 2024 का क्वेश्चन था, यहाँ पूछा था एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विथ हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर जस्टिस की बात कर रहा है। यहाँ क्या बात कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ये सारे डायमेंशंस भी तो जेंडर जस्टिस हैं। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पूछा है कि इन डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, NGO एंड प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट, NGO और प्राइवेट सेक्टर के बारे में पूछा है कि किस टाइप की जो कोलैबोरेशन है वो मोस्ट प्रोडक्टिव हो सकती है। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा था उसी लाइन में पूछा था कि इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में वेरियस सर्विस सेक्टर का जो कॉपरेशन है उसको एनालाइज करो। यहाँ देखो, यहाँ पूछा है आपसे द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गंगेटिक वैली इज़ ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया।
तो गंगेटिक वैली का जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है वो डिक्लाइन पे है, वो कैसे फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। 2023 में क्या पूछा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या फूड सिक्योरिटी पे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। सो इसका जो कंटेंट है यहाँ पे आप आराम से रेप्लिकेट करोगे। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पूछा था आपसे डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस अंडर प्रिविलेज सेक्शन आर नॉट येट गेटिंग फुल बेनिफिट, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो, परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम डेट आर नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शंस इज़ नॉट सो इफेक्टिव। तो जो वेलफेयर स्कीम है वो इफेक्टिव नहीं है। और सेम चीज़ यहाँ भी पूछ रहा है कि जो पॉलिसीज़ हैं उनका बेनिफिट अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को नहीं मिल रहा है, तो इस पर आपको कमेंट करना है। यहाँ बोला है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्किल्ड यंग एंड अनमैरिड वीमेंस हैं फ्रॉम वेरियस क्लास, उनका अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। तो इस ट्रेंड की वजह से कैसे उनके पर्सनल फ्रीडम और फैमिली रिलेशनशिप पे अफेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। 2015 में पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन का वीमेन पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सो यहाँ पे जो आप पॉजिटिव इफेक्ट देखोगे, जो नेगेटिव इफेक्ट देखोगे, वहाँ पे भी आप पर्सनल फ्रीडम का डायमेंशन ऐड करोगे। वहाँ पे भी आप जब नेगेटिव डायमेंशन देखोगे तो फैमिली रिलेशनशिप पे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका डायमेंशन ऐड करोगे। सो काफ़ी कंटेंट आपका यहाँ से यहाँ पे रेप्लिकेट होगा। जैसे यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में पूछा है, तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे रीजनलिज्म प्रमोट होता है। एंड यही पूछा यहाँ पे, हाउ सीरियस इज़ द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। ये आपका GS1 हो गया। तो GS1 में ऑलमोस्ट आप देखो कितने क्वेश्चन है, मोर देन 50% ऑफ द पेपर देखोगे तो आपको उसका थीम, उसका कीवर्ड कहीं ना कहीं सिलेबस से या फिर PYQ से मिलेगा। उसके बाद जब आप GS2 देखोगे और GS3 देखोगे, सो आई थिंक इस बार का जो GS2 था वो वन ऑफ द टफेस्ट था। इसके साथ साथ GS3 भी, बिकॉज काफ़ी थीम्स ऐसे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आप फेमिलियर तो हो गए, बट उस पर एग्जैक्ट कंटेंट लिखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको फैक्ट याद आने चाहिए, आपको केस लॉज याद आने चाहिए। जैसे आप यहीं पे एक एग्जांपल देखो, ये कैग पे क्वेश्चन आया था एंड PYQ में कैग पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2016 में पूछा, 2018 में पूछा, बट यहाँ पे क्या पूछा स्पेसिफिकली, द ड्यूटी ऑफ कैग इज़ नॉट मियरली टू एंश्योर लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी। सो यहाँ पर जो प्रोप्राइटी है आपको इसके डायमेंशन को इंक्लूड करना था एंड एग्ज़ाम में तुरंत पॉइंट जनरेट करना टफ था काफ़ी। उसी तरह आप यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और देखो। जैसे हम GS3 की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ लिया कि आपको 4 एग्जांपल लिखने हैं, साइट फॉर एग्जांपल विथ ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, आपको एग्जैक्ट केस लॉ याद आने चाहिए थे, आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल याद आने चाहिए थे, तब आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छा मार्क्स मिलेगा। नहीं तो EIA जो है, ये थीम जो है ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है। 2014 में आया, 2020 में आया। सो यहाँ से आप देख सकते हो ना कि कौन कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी थीम्स ऐसे हैं जिनको आप प्रिपेयर करके जाते, जिनके आप क्वेश्चंस लिख के जाते, जिनके आप फॉर्डर पॉइंट्स बना के जाते, तो जो पेपर में क्वेश्चन आया 2024 का, उनको काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लेते, काफ़ी अच्छे से टैकल कर लेते। सो ये PDF जो है, इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, इसको आप अच्छे से एनालाइज कर लेना। मैंने इसी तरीके का PDF 2023 के लिए भी बनाया था, मैं उसको भी टेलीग्राम पे फिर से रिपोस्ट कर दूँगा। आप दोनों PDF को देखना एंड ये आप नोटिस करना कि कैसे PYQs के जो थीम है ना वो रिपीट होते हैं। एंड दिस ब्रिंग अस टू द लर्निंग विच यू कैन ड्रॉ फ्रॉम मेंस 2024। नाउ देखो, मेंस की प्रिपरेशन का 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, PYQs एंड सिलेबस। यहाँ भी आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई टॉपिक कवर कर रहे हो, कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका जो कवरेज होना चाहिए वो PYQ बेस्ड होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग PYQ बेस्ड कवरेज होना चाहिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। नाउ मान लो आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का नोट्स बनाना है, ठीक है। GS3 का एक इंपॉर्टेंट पेपर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस देखोगे। सो ये GS3 है, यहाँ पे ये आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस है। UPSC के सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, सिंपली एक लाइन लिखा है, डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, किस थीम से पूछा जाएगा, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, थ्रू PYQs। ना इसके बाद आप क्या करोगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो भी क्वेश्चन आया है, आपको बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2013 से देखो, ठीक है। 2013 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उनको इकट्ठा कर लोगे, आप उनको मैप कर लोगे। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 10 साल में आए हैं। जब आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि थीम्स होते हैं, एक होता है मैक्रो थीम, एक होता है माइक्रो थीम। मैक्रो थीम में आप क्या देखोगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और माइक्रो थीम में आप ये देखते हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन फ्लड से आ गया,
तो फ्लड टॉपिक को प्रिपेयर करना, अर्बन फ्लड प्रिपेयर करना, ड्रॉट प्रिपेयर करना, ये आपका माइक्रो थीम है। बट फ्लड से क्वेश्चन आया है, ड्रॉट से क्वेश्चन आया है, अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया है, ये जो है ना ये आपका मैक्रो थीम बनाते हैं। ये आपके माइक्रो थीम्स हैं, माइक्रो टॉपिक्स हैं, और ये तीनों मिल के आपके मैक्रो थीम बनाते हैं। हो सकता है कल साइक्लोन से आ जाए, साइक्लोन से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हो सकता है कल हीट वेव से क्वेश्चन आ जाए। सो इस तरीके से आपको माइक्रो टॉपिक और मैक्रो थीम पहचानना होगा ना। ये तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। जैसे यहाँ देखो, आप प्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछा है। अब ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपका माइक्रो टॉपिक है, ठीक है। प्री डिजास्टर से पहले क्या करना है ना, जब आप इसका मैक्रो प्लानिंग करके नोट्स प्रिपेयर करोगे तो डिज़ास्टर होने से पहले आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, प्री पे भी फोकस करोगे। डिज़ास्टर के टाइम आपको क्या करना चाहिए, आप उस पर भी फोकस करोगे। और डिज़ास्टर के बाद क्या करना चाहिए, पोस्ट डिज़ास्टर, आप उस पर भी फोकस करोगे। तो ये जो रहा ना, ये आपका मैक्रो थीम रहा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे माइक्रो थीम और मैक्रो थीम को पहचानोगे। सो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनको देख लेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे यहाँ देखो पूरा एनालिसिस है। 2023 में डैम फेलियर पे आया, 2022 में कोस्टल इरोजन एंड मैनेजमेंट और क्लाउड बस्ट पे आया, 21 में अर्थक्वेक लैंडस्लाइड, 20 में डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड मेजर्स, 19 में वल्नरेबिलिटी रिलेटेड टू डिजास्टर, 2019 में सेकंड क्वेश्चन जो था वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे था, 2018 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंटाई फ्रेमवर्क, 2017 में सुनामी, 2016 में अर्बन फ्लडिंग, क्लाउड बस्ट पूछा है, एनडीएमए की गाइडलाइंस पूछा। सो इन 6-7 साल को एनालाइज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, या फिर उन थीम्स पे यूपीएससी का फोकस रहता है। जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, क्लाउड बस्ट, बेसिकली जो रिसेंट डिजास्टर हुए हैं, रिसेंट हैपनिंग हुए हैं, उन पे बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सो जब भी आप इसका नोट्स बनाओगे क्या करोगे, वहाँ पे कुछ डेटा लिख लोगे इससे रिलेटेड, एक डेफिनेशन लिख लोगे, कोई रिसेंट हैपनिंग हुई है आप उसको लिख लोगे, उसको नोट डाउन कर लोगे ताकि आप उसको एज ए एग्जाम्पल कोट कर पाओ। सो जब भी आप नोट्स बनाओ तो आप उसी फॉर्म में नोट्स बनाओ जैसे आप आंसर लिख रहे हो। आपको इंट्रो बनाना है, आपको बॉडी बनाना है, आपको कंक्लूजन बनाना है। जैसे जब भी कॉज ऑफ डिजास्टर लिख रहे हो तो यहाँ आप इसको 2 हेड में तोड़ दो, एक है नेचुरल कॉज, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक कॉज। उसी तरह जब भी आप इफेक्ट ऑफ डिजास्टर लिखोगे तो यहाँ पे इसको 2 हेड में तोड़ दो, एक है शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है, एक है लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है ना। जब मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज हम करते हैं, कैसे डिजास्टर को मिटिगेट करना चाहिए, यहाँ भी आप 3-4 पार्ट में तोड़ सकते हो कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है हमको, सोसाइटी लेवल पे क्या करना है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या करना है। इस तरीके से आप हेडिंग करके तोड़ोगे तो क्या होता है ना, एक सिंगल हेडिंग भी कई बार एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाता है। कई बार यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो मिटिगेट करने के लिए कौन सा स्टेप ले रही है, सोसाइटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है इस पर्टिकुलर डिजास्टर का। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको एज सिंपल एज पॉसिबल करना है। अपने नोट्स को जितना सिंपल हो सके, जितना ल्यूसिड हो सके, जितना इजी टू रीड हो सके, इजी टू रिकॉल हो सके, वैसा आपको नोट्स प्रिपेयर करना है ताकि मेंस के एग्ज़ाम में जाके आपके पास पॉइंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो, सिर्फ आपको उस पॉइंट को अपने आंसर में बैठाना हो। इसके बाद जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनडीएमए गाइडलाइन, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है और मालूम नहीं भी आता तब भी आप एनडीएमए की गाइडलाइन को अपने आंसर्स में बहुत जगह डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे कुछ आपको वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच अपनाने पड़ेंगे सो दैट कम मेहनत में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले ना। इसी तरह आप कुछ सिंपल सा कंक्लूजन प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे ये कंक्लूजन अर्थक्वेक पे हो गया, ये लैंडस्लाइड पे हो गया, ये आपका फ्लड पे हो गया। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। आप इस तरीके से जो भी रिसेंट डेटा है, कोई भी रिसेंट इंसिडेंट है, उनसे आप कुछ यूनिवर्सल कंक्लूजन प्रिपेयर करके रख लो। जब भी आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो, जब भी आप मॉक पेपर लगाते हो, आपको काफ़ी जगह ऐसे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप क्या किया करो कि उन नोट्स को कंपाइल कर लिया करो। जैसे आप यहाँ पे देखो, डिज़ास्टर के टाइम पे प्रोएक्टिव मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे डिज़ास्टर के तीनों स्टेज पे जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, जैसे डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिज़ास्टर मिटिगेशन, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। एंड ये जो कंटेंट होते हैं ना, ये मल्टीपल जगह यूज़ होंगे आपके। अगर डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा है तब भी कहीं ना कहीं आप इनको फिट कर दोगे। सो नाउ आई होप कि PYQ बेस्ड कवरेज कैसे करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इस PDF को भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको देख लेना। एंड इसी के बेसिस पे आपको इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, सब के नोट्स आपको ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं। वैसे इन कमिंग डेज आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। जैसे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हुई है ना, उसी तरह हम इंटरनल सिक्योरिटी को भी देख लेंगे, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सबको देख लेंगे कि कैसे आप PYQ एनालाइज करो और कैसे नोट्स प्रिपेयर करो।
ना इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि 2 टाइप की आंसर राइटिंग होती है। 2 टाइप की आंसर राइटिंग क्या, 2 फेज़ होता है आंसर राइटिंग का। एक होता है कि आपको क्वेश्चन का नॉलेज है, आपको पता है कि इस आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, बट आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछता है। सो यूपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछता है, यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ये तो आप पीवाईक्यूज़ देख के समझ सकते हो। पीवाईक्यूज़ आप देखो 5 साल 6 साल, उसी के बेसिस पे आप अपना नोट्स बनाओ और उसी के बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी है। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आपको बैकएंड से चलना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि कोई टॉपिक आप पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद जाकर पीवाईक्यू लगाइए। आपको पहले पीवाईक्यूज़ देख लेना है, आपको थीम्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं, आपको एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लेने हैं, उसके बाद जाके आपको पढ़ना है, उसके बाद जाके आपको किसी टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। और मान लो आपको ये पता है कि किस आंसर में क्या लिखा जाता है, आपको नॉलेज है, तो यहाँ पे आपका 60 to 70% काम हो गया। बाकी जो 30 से 40% काम है ना, वो आपके टाइम मैनेजमेंट का है और आंसर की वैल्यू एडिशन प्लस आंसर की डिमांड को फुलफ़िल करने का है। सो इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड आई वुड से कि कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज़ लगाने से पहले आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू से क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, उसके बाद आप किसी टेस्ट सीरीज़ पे जाओ। क्योंकि बहुत लोग ये डाउट पूछते हैं कि हम कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, हम यहाँ का मॉक पेपर लगा लेते हैं, हम ये देख लेते हैं, हम वो देख लेते हैं, बट इन सब को देखने से पहले आपको पहले पीवाईक्यूज़ देखना है। और दूसरी बात ये कि मान लो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा के लाओ, उसको लगाओ एंड उसके बाद देखो कि आपने आंसर कैसा लिखा है। कुछ आंसर में आपकी कमी आ रही है तो आप मॉडल आंसर से वैल्यूएडिशन कर लो ना। यहाँ पे एक डाउट ये भी आता है कि हम खुद के आंसर को चेक कैसे कर सकते हैं, तो इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, आप उनको ध्यान में रखना और ये देखना कि वो सारे एलिमेंट्स आपके आंसर में हैं या नहीं है। बस उन्हीं सारे एलिमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है एंड आप आराम से उसके बाद खुद की कॉपी खुद चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आपको 150 और 250 वर्ड लिखने हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है कि आप 4-4 आर्टिकल लिख रहे हो, 15-20 एग्जाम्पल लिख रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सिंपल सा कोई भी टॉपिक उठाओ, मान लो आप अर्बन फ्लडिंग पे ही नोट्स बना रहे हो, तो 2 पेज में ये नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई डेटा मिल गया, कोई एग्जाम्पल मिल गया, तब आप ऐड कर लेना, नहीं तो चलते फिरते कुछ भी आप डेटा, कुछ भी एग्जाम्पल, कुछ भी केस स्टडी मत ऐड करना। अपना एक सिंपल नोट्स बनाओ और वही नोट्स आपका हमेशा चलेगा। पीएचडी किसी टॉपिक पे बिल्कुल नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज़ आपकी तैयारी का जो क्रोनोलॉजी है ना, वो इस तरीके से चलेगा। अभी आप मेंस प्रिपेयर कर रहे हो, बीच में आप प्री प्रिपेयर करोगे, फिर मेंस करोगे। नहीं तो क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अभी भी प्री करते रहते हैं, उसके बाद ही प्रीलिम्स करेंगे एंड प्री के बाद मेंस करेंगे। सो देखो, ये मेंस जो होता है, जो आप प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन करते हो, यहाँ पे सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे। जो आपका मेन काम रहता है वो प्री से पहले हो जाता है। तो यही 3 महीना, यही 3.5 महीना है जब आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यू एनालाइज करना है, सो दैट प्री के बाद जो टाइम आए उसमें आप 70 to 80% तैयार रहो। सो दीज आर दी लर्निंग्स जो आप 2024 के मेंस से ले सकते हो। इस एनालिसिस को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना एंड आप खुद मैच करना कि पीवाईक्यूज से कौन कौन से थीम्स ऐसे हैं जो 2024 में रिपीट हुए हैं। आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा, तो आप 2024 के पेपर को खुद से अटेम्प्ट भी कर सकते हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप ये देखोगे कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, वो 2024 के पेपर में कितना काम आ रहा है, क्योंकि वही बेस बनेगा आपके 2025 के मेंस के लिए। ठीक है, तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।